Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday चर्चा सीरीज माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस बार के आप लोगों के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है एजुकेशन विद नितेश का, क्या फेसबुक एड्स को एआई ऑटोमेट कर सकता है? देखिए, अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि कोई एआई टूल ऐसा हो जिसमें मैं एक बटन दबाऊं और पूरे का पूरा मेरा फेसबुक का कैंपेन बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। बट आज भी आप बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं या एआई की मदद उसमें ले सकते हैं फेसबुक एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर आपको एड कॉपीज लिखनी है तो आप अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स डालकर जो है वो चैट जीपीटी से ही लिखवा सकते हैं। मैजिक जैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो एआई बेसिस पर बहुत सारी आपकी जो ऑडियंस मेकिंग है वो कर देते हैं, आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपके लिए विनिंग ऑडियंस का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, किस टाइप की ऑडियंस को आपको टारगेट करने की जरूरत है। बेस्ड ऑन योर क्रिएटिव्स की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे टूल्स आपको बता सकते हैं कि भाई ये वाला आपका विनिंग क्रिएटिव है, आप इसके साथ जाएं या इसके जैसे और क्रिएटिव जो है उनको बनाने की कोशिश करें। तो ये सारी चीजें तो एआई के मदद से करी जा सकती है। बट अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे कि बस मैं एक बटन दबाऊं और मेरा पूरे का पूरा जो कैंपेन है वो एआई बेसिस पे जो है वो लाइव हो जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, सर आई एम रनिंग लीड जनरेशन कैंपेन गूगल एड्स फॉर अ ब्रांड, दे हैव 500 कन्वर्जन्स डेटा टिल अक्टूबर 2023 and did not run Google Ads after that. Should we go for Performance Max campaign or go with simple search campaign? देखिए, अगर लीड जनरेशन बिजनेस है तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आप नॉर्मल सर्च कैंपेन के साथ जाएं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के साथ आपको उतनी अच्छी लीड्स क्वालिटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी और कंट्रोल भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स D2C ब्रांड्स के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं, जहां पर आपका जो कन्वर्जन होता है वो डायरेक्टली वेबसाइट से हो रहा होता है और वो इंफॉर्मेशन एज कन्वर्जन गूगल एड्स का सिस्टम यूज करता है फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लीड जनरेशन बिजनेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सर्च कैंपेन से ही स्टार्ट करें। एक और क्वेश्चन है, आई हैव बीन वर्किंग एज गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव फॉर 1.8 years primarily on lead generation accounts. I want to hone my skills in e-commerce PPC and Facebook ads. How can I learn everything about e-commerce paid advertising? Do I need to learn e-commerce website creation? Second, इन्होंने पूछा हुआ है, is a performance marketing job risky in terms of job security? If you are not getting enough results, how can one deal with this? देखिए, पहली चीज आप समझिए कि अगर आपको मीडिया बाइंग सीखनी है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करना नहीं आना चाहिए, राइट। और आज के टाइम में ना मीडिया बाइंग इतनी स्पेसिफिक हो चुकी है कि बहुत ही मुश्किल है कि आप गूगल एड्स की भी मीडिया बाइंग कर पाएं, उससे अच्छे रिजल्ट्स ला पाएं, प्लस फेसबुक एड्स की भी मीडिया बाइंग आप कर पाएं। फेसबुक एड्स में दूसरे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो आप किसी एक ही चीज के ऊपर फोकस करें। अगर आपको गूगल एड्स रन करने हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गूगल एड्स के ऊपर आप फोकस करें, अगर आपको फेसबुक एड्स रन करने हैं तो फेसबुक एड्स के ऊपर रन करें। और वेबसाइट क्रिएशन की जो नॉलेज है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको 2 साल अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं गूगल एड्स रन करते हुए लीड जनरेशन बिजनेस में, तो आपकी एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कन्वर्जन्स, गूगल एड्स किस तरीके से काम करते हैं, कैंपेन्स क्या होते हैं, उसके ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो D2C ब्रांड्स होती हैं, ई कॉमर्स ब्रांड्स होती हैं, उनकी जो मेट्रिसेस होती है ना वो काफ़ी डिफरेंट होती है। जैसे वहाँ पर RTO होता है तो RTO को आपको समझ में आना चाहिए। वहाँ पर ROS का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ROS का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। D2C बिजनेसेस किस तरीके से काम करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, ना कि वेबसाइट क्रिएशन आपको आना चाहिए। तो वो अगर नॉलेज आपको नहीं है तो फिर आप उस टाइप से मीडिया बाइंग करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे। सेकंड, जो आपने पॉइंट लिखा, हाँ बिल्कुल, ये सारी जो जॉब्स हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब्स हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको समस्या आ सकती है। बट ये भी आपके मैनेजर्स या आपके सीनियर समझते हैं कि वाकई में ये प्रोजेक्ट्स में परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती या आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं कई बार ये चीज़ कह चुका हूं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छी लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए बने हुए हैं, या परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको अच्छी लगती है इसका मतलब ये नहीं कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए बने हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, देन आप कोई दूसरी फील्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप परेशान रहेंगे वरना, और आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ भी नहीं मिलने वाली है। तो इस लिहाज से ये जरूरी है समझना कि अगर आपको ये फील्ड सूट नहीं कर रही है, देन आप किसी दूसरी करियर ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सुभजीत का क्वेश्चन है, सर मैं एसईओ में काम करता हूं, मेरे 2 डाउट्स हैं। जो 40-50 कंपटीशन वाला कीवर्ड होता है वो तो आसानी से रैंक नहीं होता है, उसके लिए हम LSI बनाते हैं और उसमें पहले रैंक करते हैं। तो अब बताइए क्या ये सही तरीका है? हाँ बिल्कुल सही तरीका है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट क्लस्टर जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं। तो अब बताइए क्या ये सही तरीका और क्या इसमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आपका जो मेन कीवर्ड होता है उसको आप पिलर पेज बनाते हैं और उसके अराउंड बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट करके नए पेजेस बनाकर उनको रैंक करके उस पिलर पेज की अथॉरिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सेकंड, आपने आगे मेंशन किया हुआ है सर LSI रैंक हो जाता है बट मेन कीवर्ड में रैंक नहीं करा पाते, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए? मैंने बताया ना कि एक तो ये जो आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो वो भी ठीक है, इंटरनल बैकलिंक्स को थोड़ा
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। क्या बैकलिंक स्ट्रैटेजी सही रहेगा? यस, बिल्कुल आपको आपके जो पिलर पेजेस हैं उनके लिए हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट आपको करनी पड़ेंगी। देखिए जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है आप ऑन पेज वगैरह बेहतर कर देते हैं, बट फिर जो वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है वो कहीं ना कहीं आप बैकलिंक्स की ही मदद से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिव्यांशु का है, सर वी ऑप्टिमाइज वेबसाइट स्पीड फॉर एसईओ, वी समटाइम्स नीड्स टू इंप्लीमेंट टास्क लाइक मिनिफाइंग, combining and removing unused codes, enabling lazy loading, enabling async or defer attributes for critical or non-critical JavaScript, and adding server-side caching. So, as an SEO expert, is it necessary to master all these? देखिए technically it is not necessary, because अगर आप custom coded website के ऊपर ये कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सारी custom coded websites के जो कोड की नॉलेज है वो हो और आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, तो वहां पर तो ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। बट कॉन्सेप्ट वाइज ये नेसेसरी, अगर आपको किसी डेवलपर को ये समझाना हो कि ये क्या काम करेगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, राइट, किस तरीके से किया जाता है, तो वो आपको बताना आना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर हम वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां तो आपको बहुत सारी प्लगइन्स मिल जाती है, ये काम आसान हो जाएगा, लेकिन इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपको पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज मस्ट है एक एसईओ पर्सन के लिए। एग्जीक्यूट कैसे करना है वो वेबसाइट की टेक्नोलॉजी पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, और आप सभी लैंग्वेजेस को मास्टर कर नहीं सकते। मान लिया किसी एक लैंग्वेज को आपने मास्टर भी कर लिया तो फिर हर वेबसाइट का कोड एक डिफरेंट तरीके से डेवलपर लिखता है, आप ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो मैसेज आप डेवलपर को ही कन्वे करें, प्रॉपर्ली बताएं कि इसका क्या मतलब है और उससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, राइट, और डेवलपर उन चीजों को कर देंगे। इसके बाद रिया का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंटली माय कंपनी इज चेंजिंग वेब होस्टिंग फ्रॉम Laravel to WordPress, will it affect SEO, and if yes, what tips we have to follow to keep the traffic same, and also SEO not affecting after migration, what planning I have to do? देखिए यहाँ पर मैं कुछ 7-8 पॉइंटर्स जो है वो मेंशन कर दूंगा, वो देख लीजिएगा आप। दीज आर द पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वाइल माइग्रेटिंग योर वेबसाइट एंड पोस्ट माइग्रेशन ऑल्सो। मतलब इसकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट ही होती है कि हमें माइग्रेशन से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, ड्यूरिंग माइग्रेशन किन चीजों का ध्यान रखना है, और पोस्ट माइग्रेशन किस चीजों का ध्यान रखना है। तो वो मैं यहाँ पर आपको लिस्टिंग दिखा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। सर फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में एंड मीडियम बाइंग प्लान लाइक टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल में क्या डिफरेंस है? देखिए जब आप मीडिया बाइंग प्लान की बात करते हो तो बेसिकली आप नंबर्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि टॉप ऑफ द फनल में मेरे को कितने कैंपेन्स रन करने और उनका क्या बजट जो है वो लगाना है। बट जब आप फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे होते हैं उस वक्त आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि भाई मेरे टॉप ऑफ द फनल के कैंपेन्स चलेंगे, मिडिल ऑफ द फनल के कैंपेन्स चलेंगे और बॉटम ऑफ द फनल के कैंपेन्स चलेंगे, और बजट का एलोकेशन आप थोड़ा सा परसेंटेज वाइज कर लेते हैं कि 50% मैं यहां पर खर्च करूंगा, 20% मैं यहां पर खर्च करूंगा, 30% मैं यहां पर खर्च करूंगा। बट जब आप मीडिया प्लान बनाते हैं तो आप नंबर्स वगैरह को लेकर काफी स्पेसिफिक हो जाते हैं और भी बहुत सारी एडिशनल मैट्रिसेस को आप ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या होने वाला है, आपके एक्सपेक्टेड क्लिक्स क्या होने वाला है, आपके एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट क्या होने वाला है। ये सारी चीजें आप फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में उतनी इन डेप्थ को लेकर नहीं जाते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस होता है। दूसरी बात, फुल फनल मार्केटिंग में ऐसा भी हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को भी यूज किया, क्योंकि टॉप ऑफ द फनल में हम एड से तो ट्रैफिक ला ही रहे हैं, साथ ही साथ हम कुछ ऑर्गेनिक से भी ट्रैफिक लेकर आएंगे। तो इट्स लाइक अ 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग भी फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यूज हो सकती है, बट मीडिया प्लानिंग इज मोर टुवर्ड्स कि जो आप पेड एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। और आगे आपने कंटिन्यू किया, अगर कोई भी हमारे पास गूगल एड से रिलेटेड प्रोजेक्ट आए तो हम उसका लाजमी पहले मीडिया प्लान बनाते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग में बहुत से छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक $50 के, जहां बस एक कैंपेन सेटअप करनी होती है। यहाँ भी हम सब कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए एक कैंपेन चलनी है $10-20-25 की, अगर एक कैंपेन चलनी है तो उसमें आप क्या ही बहुत ज्यादा मीडिया प्लान जो है बना पाएंगे, राइट। थोड़ा सा एड ग्रुप वगैरह स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा कोई डिटेल मीडिया प्लान इसमें बनने वाला है नहीं, ठीक है। वो तो तब होता है जब आप फुल फनल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक भी कर रहे हैं, गूगल भी कर रहे हैं, या पहले से ही कोई हैवी बजट है तो बेस्ड ऑन दी डेटा, प्रीवियस कोई डेटा अकाउंट में, उसके बेसिस पे अब आप क्या चाहते हैं, किस टाइप के कैंपेन्स नए बनाएंगे, उन पे क्या बजट रखेंगे, तब आपको ये सारी चीजों की बहुत ही डिटेल में जरूरत पड़ती है। हेल्थ गुरु का क्वेश्चन है यहाँ पर, सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया जिसमें 6 मंथ्स का कोर्स था और साथ ही साथ 6 मंथ्स की इंटर्नशिप, बट इंटर्नशिप मैंने घर से की, जो इंस्टीट्यूट ने प्रोजेक्ट दिया एंड देन इंस्टीट्यूट ने मुझे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी दिया 6 मंथ्स का। अब सर मैं एसईओ में जाना चाहता हूँ बट कंपनी बोल रही है कि आप इंटर्नशिप कर लो, बट मैंने पहले से इंटर्नशिप की है, तो क्या करना चाहिए? आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें, सर मुझे एक कंपनी मिली है, एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की, वो मुझे बोल रहे हैं कि अगर आप एसईओ में इंटरेस्ट है तो आप 1 ईयर का बॉन्ड होगा जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 7K पर मंथ होगी एंड 3 to 4 मंथ्स आपके परफॉर्मेंस देखते हुए सैलरी 9K to 10K होगी। इसके बाद सैलरी जब तक
1 ईयर नहीं हो जाता, बढ़ेगी नहीं सर, क्या मैं जॉब करूं ऐसी एजेंसी को? थर्ड भी आपने आगे कंटिन्यू किया है सर, फर्स्ट कंडीशन 1 ईयर बॉन्ड एंड सेकंड कंडीशन इज सैलरी 7K to 10K ईयर तक, बट अब कंपनी बोल रही है कि आपको ऑन पेज एंड ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ सभी में स्पेशलिस्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, और आपने जो इंटर्नशिप की है, आई एम नॉट श्योर कि किस लेवल की अभी तक आपने इंटर्नशिप की है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के लिए वैल्यूएबल होते हैं तो वो आपको सैलरी देंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं तो वो आपको सैलरी देंगे शुरुआत में। 7K 8K की सैलरी इज लेस, बट आप ये देखें कि आपको वहां पर सीखने की क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 1 साल का टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर 6 मंथ का टाइम ठीक है अपने आप को प्रूव करने के लिए, बट कंपनी भी अपनी तरफ से सेफ रहना चाहती है। बट सबसे पहले आपको देखना है क्या आप इससे भी बेहतर सैलरी को डिजर्व कर रहे हैं या नहीं, मतलब आपकी अभी करंट की नॉलेज कैसी, प्लस आप क्या इतना टाइम एक अच्छी कंपनी में चीजों को सीखने के लिए दे सकते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने इंटर्नशिप्स में अच्छे प्रोजेक्ट्स को क्रैक किया और उस हिसाब से ये सैलरी मेरे लिए वर्थ नहीं है, देन डेफिनेटली आप और भी ज्यादा डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यू दें। और मैं ये रिकमेंड भी करूंगा कि आप ज्यादा कंपनीज में इंटरव्यू देना स्टार्ट करें, सो दैट आपको पता चले बेसिकली कि अभी आपकी वर्थ क्या है और किस तरीके से लोग आपको सैलरी जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर कंपनी भी सही हो सकती है और यहां पर आप भी सही हो सकते हैं। मान के चलते हैं इंटरव्यू के दौरान आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, आपने बस काम की एक इंटर्नशिप की और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे दिया, आपको आता कुछ नहीं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कंपनी जो है वो आपको सैलरी नहीं देगी, वो काइंड ऑफ एज एन इंटर्न ही आपको रखेगी, तो वहां पर तो कंपनी भी जस्टिफाइड है। बट वाकई में अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, अच्छा काम किया हुआ है, आपकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये सैलरी हो सकता है कम भी हो, तो वहां पर थोड़ी सी बढ़ के भी आपको सैलरी जो है वो मिल सकती है। तो आई बिलीव आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी, और आप थोड़े से और इंटरव्यूज दें और देखें कि दूसरी कंपनीज आपकी जो नॉलेज है उसको किस तरीके से इवैल्यूएट कर रही हैं। यहां पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मान के चलते हैं आप किसी कंपनी को कम सैलरी में ज्वाइन भी कर लेते हैं, ठीक है, बट वहां पर आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, बस आपने कंपनी को नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज्वाइन कर रखा है और 1 साल कब बीत गया आपको पता भी नहीं चला और कुछ आपने सीखा भी नहीं, तो नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट वहीं पर अगर हम सैलरी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें और हमको सीखने को बहुत ज्यादा मिला है, सीखने का मतलब उनके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हों, अच्छे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, तो आप बेहतर सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको हाथ पकड़ के सिखाएगा कि देखो ऐसे करते, करना आप ही को पड़ेगा, बट द पॉइंट इज कि क्या अच्छी टीम, क्या अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो जरूरी है। फाइन। हेलो सर, मुझे आपसे एक गाइडेंस चाहिए, मैं एज अ एसईओ एग्जीक्यूटिव जॉब कर रही हूँ, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं गूगल एड्स भी कर सकती हूँ? थोड़ा बहुत देखिए, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज लेवल पर अगर आपको जाना है तो गूगल एड्स में आपको डूबना पड़ेगा, एसईओ फिर आपसे छूट जाएगा। 2 चीजों में एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता। हाँ, कभी थोड़ा बहुत ऐसे ही कैंपेन बनाने, छोटे से कैंपेन्स बनाए जहां बहुत ज्यादा जो है वो हेडेक नहीं है, कम बजट के कैंपेस को मैनेज करना है, तो वो तो आप कर ही सकते हो इससे, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है। बट ऐसा नहीं है कि दोनों चीजों को आप एक्सपर्टाइज लेवल पर ले जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई कहीं कर सकते हैं, वहां आपको समस्या होगी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आई हैव लर्नड फेसबुक एड्स एंड वांट टू स्टार्ट अ करियर इन फेसबुक एड्स, हाउएवर आई लैक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, करंटली आई एम वर्किंग एज अ 9 to 5 जॉब एंड परसुइंग माय बैचलर्स डिग्री इन इवनिंग, leaving me no time for an internship. Can I build a portfolio by creating and managing a Facebook page for my friend's business, and would this experience allow me to dive deeper into Facebook ads? नहीं, देखिए Facebook के पेज को मैनेज करने से कोई भी आपको फेसबुक एड्स का एक्सपीरियंस नहीं आएगा। फेसबुक एड्स के एक्सपीरियंस के लिए आपको रियल टाइम में फेसबुक एड्स ही रन करना पड़ेगा, भले वो आपके फ्रेंड का बिजनेस है, बट अगर आप उसमें एड्स नहीं रन करें तो वो कोई भी एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। अगर आप उसमें एड्स को रन कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इतनी सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश ना करें, टेक अ ब्रेक। अगर आपको फेसबुक एड्स में जाना है तो जो बाकी की जॉब है उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल है ना। अगर आप मित्र का अपने एड अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जा रहा है तो ठीक है, बट आप सोचे कि मैं इधर भी जॉब मेरी चलती रहे, ये भी मैं सीख जाऊं, यहाँ इंटर्नशिप भी मिल जाए मेरे को और मेरी बाद में जॉब भी लग जाए, वो काफी मुश्किल है। मतलब आप अगर सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट वो कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि अब मेरे को ना फेसबुक एड्स इनफ आ गया है, नाउ मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूं। बट वो जॉब आपको तभी ठीक ठाक मिलेगी जब आपने अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए होंगे, वरना आपको जॉब नहीं मिलेगी, केवल आपको इंटर्नशिप मिलेगी। तो वो आपको देखना है कि आप ट्रांजिट कैसे करते हैं। वो 9 to 5 जॉब आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उससे जो आपको सैलरी मिल रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप छोड़ सकते हैं कुछ वक्त के लिए या नहीं। उसको छोड़ के आप अगर इधर एनर्जी लगाते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव आपकी होगी, बट ये आपको देखना है, ठीक है। और ये इन चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप फेसबुक एड्स को उतने अच्छे से क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपको इंटरेस्ट है, आपने सीखा है, बट ये जस्टिफाइड नहीं है ना अभी अपने की किस तरीके से आपने सीखा है। जब तक आप रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे, जब तक कोई डिस्कशन नहीं होगा उस बारे में,
कि भाई आपको कितना फेसबुक एड्स आता है, किस तरीके से आप फेसबुक एड्स को समझते हैं, तब तक कोई ये भी नहीं रिकमेंड कर सकता कि हाँ भाई आप फेसबुक एड्स में चले जाइए। पता चला इधर की भी जॉब आपने छोड़ दी, उधर फेसबुक एड्स भी नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, आप बीच में आ गए। तो वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल ये कह देना कि मैंने फेसबुक एड्स सीख लिया, ये चीजों को जस्टिफाई करता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आयुष चौधरी का। हेलो सर, आई have just started digital marketing and learned the basics of WordPress. Now I want to know from you whether your search engine optimization course will be relevant in 2025. Whether this course will help me. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपने WordPress सीख लिया तो उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू करिए SEO को। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सर क्या DAPA रैंकिंग फैक्टर नहीं है गूगल, फिर लोग क्यों DAPA को यूज करते हैं? लोग तो फेक DAPA भी बढ़ाते हैं। क्या ब्लॉग पोस्ट करने के लिए सिर्फ DA और PA पर ही डिपेंडेंट रहते हैं? देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए, अभी तक गूगल ने कोई ऐसी ऑफिशियल मेट्रिक आपको नहीं दी है जो किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी को न्यूमेरिकली आपको बता पाए कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी इतनी है। इन सब चीजों का फायदा कौन उठाते हैं? टूल्स उठाते हैं। तो उन्होंने कुछ सिग्नल्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो गूगल की रैंकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके बेसिस पे अपनी मेट्रिक बना दी कि भैया ये रहा DA, डोमेन अथॉरिटी इस तरीके से बढ़ती है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं पेज अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए। इस तरीके से मॉज ने अपनी मेट्रिक बना ली। और जब मॉज ने अपनी मेट्रिक्स बना ली तो क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। बट ये कोई गूगल की ऑफिशियल मेट्रिक नहीं है। बट आप मेजरमेंट फिर करोगे कैसे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, यूपीएससी का कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, बट क्योंकि डायरेक्टली तो आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने चले नहीं जाएंगे, तो आप पहले मॉक इंटरव्यूज देते हैं। तो मॉक इंटरव्यूअर जो आपका होता है वो कुछ बेसिस पे, कुछ पैरामीटर्स पे आपकी स्कोरिंग करता है और ये जज करने की कोशिश करता है कि आप वो इंटरव्यू यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्रैक कर पाएंगे या नहीं। सेम चीज यहां पर भी है कि मॉज ने भी कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी, उसको स्कोरिंग करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि आपके पास वही ऑप्शन है, इसलिए लोग बैकलिंक्स बनाते वक्त DAPA को कंसीडर करते हैं। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। बट आप ये कहो कि ये गूगल की मेट्रिक है तो वो तो है नहीं, बट कोई और ऑप्शन भी तो हो तो यूज करने के लिए, वो भी नहीं है, तो इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कोई गलत बात भी नहीं है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं बहुत सारे लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।